आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आ जाइए क्लास 10 का साइंस का विज्ञान का ये अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका तीसरा पार्ट में हम वीडियो बना रहे हैं। पीछे में पहले पार्ट में हम लोगों ने बनाया प्रकाश के विषय में पूरी टॉपिक दिया। दूसरे सेकंड पार्ट में जो बना था दर्पण के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। तीसरे पार्ट में इस गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके क्या नियम है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आइए देखते हैं हम यहाँ पर किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि इसका 3 नियम है। तीनों नियम को समझते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। ये इतना लिखा गया इससे मतलब नहीं, थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कैसे बनता है। इसका 3 नियम है और तीनों नियम में जब प्रतिबिंब बनेगा तो किसी भी 2 नियम का हम प्रयोग करते हैं। 2 नियम के द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये मालूम कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। ये अवतल दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण है। ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण जो होता है इसके बाहरी उभरे भाग में ये कलई होता है, इधर में कलई किया गया। अंदर परावर्तक पृष्ठ होता है, दबे हुए भाग में, धसे हुए भाग जो होता है ये परावर्तक पृष्ठ होता है। यहाँ जो है उत्तल दर्पण जो है उभरे हुए भाग, जो उभरा हुआ भाग है ये परावर्तक पृष्ठ होता है। अब ध्यान से देखते हैं क्या होता है। पहला नियम क्या कह रहा है। फर्स्ट नियम में क्या है कि पहला नियम ये मालूम है आपको कि ये ध्रुव P क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, मुख्य फोकस है। और C क्या है, वक्रता केंद्र है। P और यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। और इसी के बीच में यानी मुख्य अक्ष है ये, और ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। अब ध्यान देना है कि पहला नियम ये कह रहा है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर यानी समानांतर कोई भी किरण जाएगी तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण में क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के देखिए समांतर किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के ये समांतर किरण जा रही है तो ये किससे लौटेगी, ये फोकस से होकर के परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के पुनः लौट जाती है। पहला नियम इसको ध्यान देना है कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगी तो वो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर लौट जाएगी और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आतीत प्रतीत होती है या अपसरित हो जाती है। देखिए यहाँ से गई किरण ये हो गई और ये आती हुई प्रतीत होती है किसमें, उत्तल दर्पण में। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कर रहा है कि यदि किरण, ये दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कर रहा है कि यदि किरण फोकस से होकर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। यहाँ पर वही बात हुआ कि अगर समांतर गई तो फोकस से लौट रही है, और यहाँ पर वो बात हो रहा है कि अगर फोकस से जा रही है तो किरण किससे लौट रही है, समांतर लौट रही है। किसके, मुख्य अक्ष के। यहाँ पर भी उसी तरीके से है, अगर ये यहाँ पर जा रही है, फोकस पर जा रही है यहाँ पर, तो इसके क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के ये किरण समांतर लौट जाती है। तो दोनों में बात वही है कि पहला नियम हो गया कि अगर समांतर जाएगी तो फोकस से लौटेगी, अगर फोकस से जाएगी किरण तो कैसे लौट जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या कर रहा है कि अगर वक्रता केंद्र, यदि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, अगर वक्रता केंद्र से किरण, प्रकाश किरण जा रही है तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये 3 नियम है। इसी 3 नियमों में किसी 2 नियम का उपयोग करके हम प्रतिबिंब कैसे बनता है गोलीय दर्पण पर वो जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारे 3 नियम हो गया, उम्मीद है कि याद हुआ होगा। तो पहला नियम फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला नियम क्या है कि यदि ये वक्रता केंद्र के यानी मुख्य अक्ष के कोई किरण समांतर जाएगी तो फोकस से लौटेगी, यदि फोकस से जाएगी तो समांतर लौट जाएगी। दोनों एक दूसरे का विपरीत है। समांतर जाएगी तो फोकस से लौटेगी और फोकस से जाएगी तो समांतर लौटेगी। तीसरा यहाँ पर
कि यदि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये 3 नियम है। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है इस दर्पण में, तो आइए देखते हैं आगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये आगे देखते हैं। हाँ, अब आइए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले हम लोगों ने 3 नियम पढ़ा कि किस तरीके किरण आरेख के द्वारा, कि वो तीनों नियम को समझे कि कौन सा किरण किधर जाएगी तो क्या वापस कैसे होगी, परिवर्तित कैसे होगी। तो अब उसी हिसाब से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, किस पर, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये एग्जाम में भी पूछता है। तो इसको, इस चार्ट को हमें दिमाग में रखना होगा कि कैसे है, और फिर उन्हीं तीनों नियम के द्वारा हम प्रतिबिंब भी बनाएंगे। तो बिंब की स्थिति दिया गया है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे 6 स्थितियों में हमको प्रतिबिंब बनाना है। एग्जाम में आता भी है 6 स्थिति में, अधिकांश ये 6वें वाली जो स्थिति बनती है इस पर एग्जाम में ज़्यादा ये देता है बनाने के लिए। तो पहला स्थिति क्या है, यहाँ पर दिया गया है बिंब की स्थिति। यानी बिंब का मतलब कि वो वस्तु, इस दर्पण के सामने वस्तु किस स्थिति में रखा गया है, कहाँ रखा गया है। तो बिंब यानी वस्तु हो गए जिसका हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, अगर बिंब की स्थिति है ये जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बिंब कहाँ है यानी वस्तु कहाँ है, और फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो इसकी स्थिति दर्शा रहा है। फिर यहाँ पर हमको मालूम होना है कि प्रतिबिंब का साइज क्या है, कि जो बिंब है उससे बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा, उस स्थिति को ये दर्शाता है कि बिंब का यानी प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। जिस तरीके से समतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, हाँ, ये जो बिंब होगा यानी जो वस्तु होगा उसके बराबर बनता है, लेकिन यहाँ पर छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि वास्तविक बनने के लिए जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वो वास्तविक होगा, और जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी होगा। ये दोनों चीज को हमको याद होना चाहिए कि जब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा, यानी उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, और जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो वो आभासी होगा। तो अब एक एक स्थिति पर देखते हैं कि इसको बनेगा कैसे, हम अपने नियम के हिसाब से। तो पहली स्थिति क्या है कि पहली स्थिति में जो हमारा ये बिंब है वो किस पर है, अनंत पर है। फर्स्ट स्थिति में वो बिंब जो है अनंत पर है। तो अब आइए यहाँ पर किरण आरेख द्वारा इसको देखते हैं। ये पहली स्थिति को हम देखते हैं। पहली स्थिति में ये जो हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पर बाहर की तरफ जो है इसमें कलई किया गया है। अब इसमें प्रतिबिंब बनेगा कैसे, ये पहले इसको हम खींच लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हो गया पी हो गया यानी ध्रुव हो गया दर्पण का। दूसरा, यहाँ पर ये सी हो गया, सी का मतलब आप जान रहे हैं कि वक्रता केंद्र हो गया। दूसरा, इसके बीच में जो होता है एफ होता है यानी फोकस होता है। कोई वस्तु पहली बार क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर है। वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत पर जब वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो अब अनंत पर वस्तु है, सपोज कीजिए यहाँ पर ये अनंत पर वस्तु रख दी गई है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने 3 नियम पहले हमने पढ़े थे कि तीनों नियम के हिसाब से हम लागू करके, कोई 2 नियम को लागू करके यहाँ पर हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु, तो पहला नियम में क्या है कि हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है इसको हम सीधा किरण ले जा रहे हैं। यहाँ पर क्या जाएगा, इसकी जो प्रकाश किरण है सीधी जा रही है, कहाँ पर, प्रवर्तक तल पर। तो जब ये सीधी मुख्य अक्ष के जब किरण कोई समांतर जाती है तो ये हम जानते हैं कि टकरा करके ये कहाँ पर आती है, पुनः परिवर्तित होकर के ये फोकस से होकर के लौट जाती है। ये हम लोगों ने अभी पढ़े तीनों नियम में कि जब मुख्य अक्ष के कोई किरण समांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर के क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। अब यहाँ से भी अगर इसे किरण हम ले जाते हैं तो ये अनंत पर रखी हुई वस्तु है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये भी किरण जा रही है, तो ये किरण भी कहाँ से लौट जाएगी, ये भी फोकस से होकर के लौट जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब 2 किरण परावर्तन के पश्चात जहाँ दोनों किरण मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये दूसरी बात हमको याद होनी चाहिए कि परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित किरण है,
परावर्तन के पश्चात जहाँ दोनों किरण मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो पहले नियम के हिसाब से हमने देखा, 3 नियम हमने पढ़ा कि जब समांतर मुख्य अक्ष की किरण जाएगी तो फोकस से होकर आएगी, यदि फोकस से होकर कोई किरण जाती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौट जाती है, यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो यहाँ पर दोनों ये किरण जो है कहाँ काट रही है, फोकस पर काट रही है, वहां पर मिल रही है। तब यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, देखिए फोकस पर, यानी हमने फोकस पर ये केवल ये जान करके ये वस्तु कहाँ है इसे मालूम करके हम लोगों ने इस नियम के हिसाब से इस प्रतिबिंब की स्थिति को हम बना सकते हैं। तो अब ये कहाँ पर हो गया, फोकस पर बना है, अत्यंत छोटा यानी बिंदु के समान ये होगा, इस पर बना हुआ प्रतिबिंब जो अत्यंत छोटा होगा, वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। तो पहले दशा में हम लोग का प्रतिबिंब इसी तरीके से, यानी किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहली स्थिति में हम इसी तरह से बनाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो दूसरी स्थिति क्या है, यहाँ पर देखते हैं। दूसरी स्थिति में जो वस्तु है वो कहाँ रखी गई है उसको पहले देखते हैं। दूसरी स्थिति में जो वस्तु रखी गई है सी से परे, यानी वक्रता केंद्र से अलग हट करके रखी है, पहले बोलते हैं। आइए देखते हैं ये सेकंड स्थिति, सेकंड स्थिति में देखते हैं। दूसरी स्थिति में ये हो गया, ये दर्पण हमारा हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। इस स्थिति को समझ करके हम बनाना सीख सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये पी हो गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर सी हो गया यानी वक्रता केंद्र हो गया, और ये एफ हो गया, ये हमारा बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में देखिए, सी से परे, सी से परे उस वस्तु है, यानी बिंब है जो वस्तु रखी गई है, कहाँ पर रखी गई है, सी से परे। तो हम यहाँ पर इस वस्तु को रखते हैं सी से परे, ये वस्तु हमारा रखा गया। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहाँ पर बनेगा इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने नियम क्या रखा कि कोई वस्तु का पहले 2 किरण ले जाएंगे, इससे जो है आपतित 2 किरण करेंगे, एक ये हो रहा है। तो जब कोई भी ये किरण जाएगी कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाएगी तो हम जानते हैं कि ये किरण कहाँ से लौटेगी, फोकस से होकर लौटेगी। तो ये फोकस है, यहाँ से होकर के ये किरण क्या होगी, लौट जाएगी, ये फोकस से होकर के ये किरण लौट जाएगी। दूसरा यहाँ पर दूसरा किरण क्या होगा कि जब दूसरे किरण ले जाएंगे अगर फोकस से, तो कहाँ से लौटेगी ये, फिर मुख्य अक्ष के ये समांतर लौट जाएगी। तो 2 तरीके हैं इसके, या तो फिर दूसरा किरण हम फोकस से लेकर के समांतर लौटा सकते हैं, दोनों में कोई कर सकते हैं। दूसरी किरण फोकस से लेकर के इसका क्या करेंगे, समांतर लौटा सकते हैं, या यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर के उसी में इसको गुजार सकते हैं। ये दोनों नियम से हम इसका बना सकते हैं, यानी तीनों नियम में 2 नियम कोई भी लागू करके हमारा प्रतिबिंब की स्थिति बन सकता है। तो अब देखिए हम क्या ले जाते हैं, यहाँ से हम वक्रता केंद्र से इसको ले जाने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, तो जब वक्रता केंद्र से कोई भी जाएगी तो पुनः क्या होता है, उसी मार्ग में ये पुनः लौट जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले समांतर ले गए, यहाँ पर वस्तु का है सी से परे, ये वक्रता केंद्र से पहले ये वस्तु की स्थिति है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया, कहाँ से लौट गया, ये फोकस से होकर के लौट गया। दूसरी किरण जो है, या तो हम फोकस से लेकर के इसको लौटा सकते हैं या वक्रता केंद्र से होकर ले जा सकते हैं। तो जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो पुनः उसी मार्ग में ये वापस लौट जाती है। अब देखते हैं कि ये कहाँ पर, ये दोनों जो किरण है परावर्तन के पश्चात अब ये कहाँ मिलती है, जो आपतित हो रही है या परिवर्तित हो रही है, तो ये कहाँ मिल रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सी और एफ के बीच में ये दोनों किरण मिल रही है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। इसका मतलब कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ये सी और एफ के बीच में बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और जब उल्टा है तो ये वास्तविक होगा। अब यहाँ पर इसी तरीके देखते हैं, सी से परे, तो सी से परे हो गया, एफ तथा सी के बीच में बनेगा। ये हमारा कहाँ से प्रतिबिंब बना, एफ तथा सी के बीच में। दूसरा, ये वस्तु से क्या होगा, ये छोटा बना, और ये उल्टा है तो ये वास्तविक भी होगा। ये दूसरा हम लोगों ने देख लिया।
तो इसको जानकारी करके हम इसका प्रतिबिंब को बना सकते हैं, ये हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। अब अगला देखें तीसरा, यदि तीसरे स्थिति में यदि कहाँ पर बिंब की स्थिति कहाँ होगी, सी पर होगी, तो जब बिंब की स्थिति सी पर होगी तब कहाँ प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग देखते हैं। आइए तीसरे नंबर पर, जब बिंब की स्थिति कहाँ पर है, सी पर है, ये हमारा ये तीसरा नंबर का हो गया। तो पहले हम इस दर्पण को बना लेते हैं, ये हमारा दर्पण बन गया, ये हो गया अवतल दर्पण। अब यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर C हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे C की स्थिति है। यहाँ पर बीच में ही होता है F होता है, आप जानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, वस्तु कहाँ कह रहा है, तीसरे नंबर पर वस्तु कहाँ कर रहा है, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर ही ये वस्तु है, ये वस्तु वक्रता केंद्र पर है, यानी बिंब वक्रता केंद्र पर है। तब अब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस स्थिति में बनता है, कैसे बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक किरण को समांतर ले जाएंगे। फिर वही बात हमको याद हो गया कि जब किरण समांतर जाएगी तो लौटेगी कहाँ से, ये लौटेगी फोकस से। जब किरण समांतर है जा रही है तो लौट कहाँ से रही है, फोकस से। जब फोकस से जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, समांतर। तो यहाँ केंद्र पर है तो इससे तो जाएगी नहीं, तो इसको हम फिर किसे ले जाएंगे, फोकस से होकर के ले जाएंगे। दूसरी किरण कहाँ से ले जाएंगे, फोकस से होकर के ले जाएंगे। अब देखते हैं, यदि फोकस से इस किरण को लेकर के जाते हैं तो ये अभी हम लोगों ने सीखा कि कहाँ से लौटेगी, ये समांतर लौट जाएगी। अगर इसको बनाया जाए कागज से तो ये समझ में आ जाएगा, पेंसिल, ये समांतर लौट जाएगी। तो जब समांतर लौटेगी, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो इसको देखिए, ये समांतर एकदम लौट जाएगी। यहाँ पर सीधे गई है, फोकस से होकर जाएगी तो ये किरण किससे लौटेगी, समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। तो ये समांतर लौटी तो दोनों किरण कहाँ पर काट रहा है, ये ठीक जो है ये सी पर ही काट रहा है, ठीक है, सी के सामने ये कट रही है किरण। तो इसका मतलब कि कोई भी अगर बिंब, यानी बिंब की स्थिति, यानी वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है, अगर वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और इस वस्तु के साइज में बराबर बनेगा। तो यह पूछा भी गया है कि किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की और प्रतिबिंब की दोनों का साइज बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब उस बिंब की साइज के बराबर होता है। तो ये बन गया हमारा तीसरा, इस स्थिति में हम बना सकते हैं, केवल दो ही नियम का पालन करके इसको बनाया जा सकता है। अब ये चौथा नियम, चौथा पर क्या कह रहा है कि सी तथा एफ के बीच अगर वस्तु है, सी तथा एफ के बीच में, यदि सी तथा एफ के बीच में, चौथे नियम में कह रहा है कि सी तथा एफ के बीच में वस्तु है। अब देखते हैं, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, वस्तु कहाँ रख रही है, ये बन गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर सी हो गया वक्रता केंद्र, और ये एफ हो गया। वस्तु कहाँ रखी गई है, यहाँ पर चौथे नंबर पर सी तथा एफ के बीच, सी तथा यानी वक्रता केंद्र और फोकस के ये बीच रखी गई, ये वस्तु रखी गई है। अब इसकी स्थिति ये कहाँ बनेगा, इसको हमको देखना है कि इसकी स्थिति क्या होती है। तो अब फिर उसी तरीके से ये चौथी स्थिति में, ये फोर्थ वाला है, सबसे पहले इसको ले जाएंगे समांतर, तो लौटाएंगे कहाँ से, फोकस से, पहला स्थिति बन गया। दूसरा, अगर इसको फोकस से ले जाएंगे तो कहाँ से लौटेगी, ये समांतर होगा। अब इसका दूसरी स्थिति में इस किरण को हम फोकस से ले जाएंगे तो इसको लौटाएंगे कहाँ से, इसको समांतर लौटाएंगे। जब फोकस से जाएगा तो ये लौट जाएगा, ये किरण समांतर। अब ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से, अब इसकी स्थिति क्या बनेगी, ये कटान जो आ रहा है, ये दोनों किरण एक दूसरे को आकर के कहाँ काट रही है, ये सी के बाद, ये दोनों किरण आकर के जो मिली हुई है, कहाँ पर मिली हुई है, ये सी के बाद मिली हुई है, ये दोनों किरण आकर के। तो इसका मतलब कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये सी से
परे बनेगा, सी से क्या बनेगा, परे बनेगा यानी बाहर बनेगा। तो सी और यानी वक्रता केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस के बीच रखे गए बिंब की जो स्थिति है, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा सी से परे बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं सी तथा एफ के बीच रखे, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सी से परे यानी सी के बाहर, वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा, बड़ा बनेगा यानी वस्तु जितना है उससे क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, उल्टा होगा, साइज में क्या होगा यहाँ पर बड़ा होगा और ये उल्टा होगा, तो जब उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। तो हमने देखा कि जो चौथे नंबर पर कि सी तथा एफ के बीच जो वस्तु है, सी और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो वस्तु अगर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब सी से परे बनेगा, वस्तु से यानी बिंब से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब आइए पांचवें नंबर पर देखते हैं कि यदि वस्तु को एफ की स्थिति में, यानी पांचवें नंबर पर यहाँ देख सकते हैं, यानी ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, यहाँ पर पी हो गया, ये हो गया सी और एक हो गया एफ हो गया, यहाँ पर एफ हो गया यानी फोकस हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि वस्तु को कहाँ पर रखा गया है, फोकस पर रखा गया है। तो जब वस्तु को फोकस पर एफ पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर वस्तु को रखा गया है, किस पर रखा गया है, फोकस पर। तो जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको दें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समांतर ले जाते हैं। तो जब समांतर ले जाएंगे तो ये फिर कहाँ से लौटेगी, ये पुनः जो है फोकस से ये लौट जाएगी। पहली बात, यहाँ से समांतर गई तो ये प्रकाश किरण अपवर्तन के वजह क्या लौट गई, फोकस से होकर के लौट गई। दूसरा किरण ले जाना है, तो दूसरा किरण फिर हम तो फोकस पर लेने जाएंगे, अब यहाँ से वक्रता केंद्र से इसको ले जाएंगे। तो वक्रता केंद्र से मालूम है कि अगर कोई किरण जाती है तो फिर उसी दिशा में उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तब यहाँ पर देखते हैं ये वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई किरण, तो ये जो है अगर जाएगी, ये किरण जा रही है तो पुनः उसी मार्ग में ये क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो जब ये दोनों जो किरण आ रही है, एक तो गई यहाँ पर समांतर, मुख्य अक्ष से समांतर, और लौटी कैसे, फोकस से। तो जब फोकस से लौटी तो यहाँ पर आ गई, और दूसरा ये वक्रता केंद्र से अगर हम ले जा रहे हैं किरण को, जा रही है तो ये पुनः उसी मार्ग में वापस ये लौट जाती है। तो जब दोनों वापस लौट गई तो अब देख, ये दोनों किरण कहीं भी आकर के मिलती नहीं है, ये आगे बढ़ जाती है यानी अनंत तक चली जाती है। तो इसका मतलब कि जब दोनों किरण, प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दोनों किरण आपस में मिलेगी। तो ये दोनों किरण आपस में कहीं मिल नहीं रही है तो इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होगा, और होगा भी तो अनंत की बात है, अनंत पर चला जाएगा तो इसका कोई भी प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये यहाँ पर फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर ये कहेंगे तो अनंत पर बनेगा, इसका मतलब अनंत पर वो प्रतिबिंब हमें प्राप्त भी नहीं हो पाएगा। अब छठवां स्थिति में क्या है कि P तथा F के बीच अगर कोई भी बिंब रखा जाए, कहाँ पर, P तथा F के बीच में। अब आगे देखते हैं कि इस पर रखते हैं P का मतलब ध्रुव और F मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु के रखेंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पर फिर इसी तरीके से मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ पर C हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये F हो गया, फोकस हो गया मुख्य, ये हो गया ध्रुव। अब इसमें कह रहा है अगला पॉइंट में, छठा वाले नंबर में, कि वस्तु यानी बिंब जो है P तथा F के बीच रखी हुई है, P यानी ध्रुव और फोकस के बीच में ये वस्तु रखी हुई है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको देखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अक्सर एग्जाम में इसमें अवतल दर्पण पूछे जाते हैं, और उत्तल दर्पण में जो लास्ट वाला है दूसरा, ये दोनों एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं हमेशा अधिकांश। तो अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, यहाँ भी वही चीज करेंगे। यहाँ से जब जाएगी किरण, जो जाएगी तो समांतर जाएगी, तो किससे लौट जाएगी, फोकस से लौट जाएगी। तो सबसे पहले एक किरण इसके समांतर ले जाते हैं, ये लौटेगी कैसे, ये फोकस से। जब समांतर जाएगी तो ये फोकस से होकर के लौट जाएगी, ये पुनः लौट जाएगी किरण। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अब दूसरा ये तो फिर फोकस से जाएगा नहीं,
तो यहाँ पर दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, ये हम वक्रता केंद्र से इसको ले जाएंगे। तो जब वक्रता केंद्र से दो किरण ही ले जाना है कोई ना कोई, तो वक्रता केंद्र से ध्यान देना, जब वक्रता केंद्र से ये जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर के ये किरण जाएगी, तो वक्रता केंद्र से जब ये जाएगी तो फिर पुनः इसी मार्ग में वापस ये किरण लौट आती है। अब ये ध्यान देना है कि ये किरण इधर तो मिलती हुई नहीं है, लेकिन इधर ये लग रहा है कि इधर जब जा रही है तो इधर कहीं ना कहीं ये दोनों किरणें क्या हो जा रही है, एक जगह मिलती हुई प्रतीत हो रही है। दोनों किरण जो है एक जगह मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत हो रही है। एक जगह जा करके ये दोनों किरण जाएगी तो एक जगह कहीं मिलेगी, तो जहां मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ये जो बनेगा प्रतिबिंब, अब यहाँ पर जहाँ मिल रही है किरण वहीं पर बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हम जान रहे हैं कि जब वस्तु ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति जो है आभासी तथा सीधा कब होगा, जब वस्तु यानी बिंब ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया होगा। यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा तथा आभासी बनेगा। तो इस तरीके से इच्छाओं प्रतिबिंब जो है हम लोगों ने देखा। और अनंत में ध्यान नहीं देना है कि अनंत पर वस्तु रखेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरा, सी से परे होगा तो फोकस और सी के बीच में बनेगा। सी पर बने अगर होगा तो सी पर ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा समान साइज में। तथा सी और एफ के बीच होगा तो सी से परे बनेगा और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और एफ वो होगा तो अनंत पर बनेगा, यानी हमारा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। और पी तथा एफ के बीच मैंने ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा। अब आइए हम लोग उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको आगे देखते हैं। दर्पण पर प्रतिबिंब द्वारा यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखें कैसे बनता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में 6 स्थिति में प्रतिबिंब हम लोग बनाए। अब उत्तल दर्पण में दो स्थितियों में ये प्रतिबिंब बनेगा। पहला स्थिति क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहली स्थिति में देखते हैं। सबसे पहले हम ये क्या बना लेते हैं, ये उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उभरा हुआ भाग होता है और ये धसे हुए भाग में, ये दबे हुए भाग में कलई होता है। ये हो जाता है हमारा उत्तल दर्पण। अब इधर इसमें जो होता है दर्पण जो परावर्तक तल है इसके बाद यानी पीछे में यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा क्योंकि घुमा हुआ भाग इधर ही है और इधर ही मुख्य फोकस होगा। ये दोनों उधर होगा और यहाँ पर ये ध्रुव हो गया यानी पी हो गया। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि यहाँ पर अनंत पर अगर वस्तु रखी गई है तो वो कहाँ बनेगा, तो ये परावर्तक तो ये सबसे पहले देखते हैं कि जो अनंत पर रखी हुई वस्तु का ये प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये अनंत पर रखी हुई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब को हमें बनाना है कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर कोई समांतर जाती है रेखा, प्रकाश किरण कैसे जाएगी, यदि समांतर जाएगी तो कहाँ जाएगी, ये पूरा फोकस से होकर गुजरती है। अगर समांतर जाती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर के। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक किरण जो है ये समांतर इसको ले जा रहे हैं, ये समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात ये आपतित किरण होगा। परिवर्तन के पश्चात ये क्या होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी यहाँ पर। तो ये फोकस से तो ये सीधे ये फोकस से होकर के ये किरण जो होता है आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। ये जब समांतर जाती है तो फोकस से होकर के गुजरती है किरण। यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर समांतर हम ले जाते हैं तो ये भी जो होगी ये लौट जाएगी, ये भी फोकस से होकर के गुजरती प्रतीत होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अनंत पर कोई भी वस्तु रखी गई है, जब अनंत पर वस्तु रखी गई है उत्तल दर्पण पर सामने, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस एक पर दर्पण के पीछे। ये दर्पण इधर है, इसके पीछे फोकस इस एक पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और साइज क्या होगा, अत्यधिक छोटा, एक छोटा और
कैसा, एक बिंदु के समान होगा। और यहाँ पर ये फोकस एग्जाम में अक्सर पूछता है दूसरे स्थितियों में कि जब वस्तु का स्थिति ये रहे तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि वस्तु कहाँ है और उसकी प्रतिबिंब कहाँ बने। अब देखिए ये हो गया हमारा ये उत्तर दर्पण, ये बन गया। यहाँ पर ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, और ये हो गया ये का ध्रुव हो गया। अब इस पर क्या स्थिति बनती है, अब दूसरी स्थिति में कहाँ रहेगा, अनंत तथा दर्पण के ध्रुवों के बीच। इसका मतलब कि ये वस्तु यहाँ पर होगी। तो जब ये अनंत और दर्पण के ध्रुव के पर होगा तो पहले क्या करेंगे कि पहली स्थिति में इसको हमें अगर समांतर जाएगी, ये किरण समांतर जाएगी तो पुनः कहाँ से लौटेगी, ये जो है फोकस से होकर के ये रिटर्न होगी, यानी वापस हो जाएगी। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर के। अब दूसरी बात है, अब यहाँ पर देखते हैं कि दूसरी अवस्था में कहाँ से, तो फोकस से होकर जाएगी नहीं, तो अब यहाँ पर इसको वक्रता केंद्र से होकर के अगर इस किरण को ले जाएंगे तो क्या होगा, पुनः फिर उसी मार्ग से उसी दिशा में पुनः वापस ये लौट जाएगी। तो हम इस किरण को कहाँ से ले जाएंगे, वक्रता केंद्र पर। अब देखिए अगर ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये किरण यहाँ से कहाँ पर जाएगी, ये वक्रता केंद्र, इसका साइज ठीक से कर लेते हैं। जब ये किरण जो होती वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, सीधे P तथा F के बीच, इसका जो बनेगा P तथा F के बीच बनेगा। ये साइज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, इसका कहाँ से बनेगा, P तथा F के बीच में बनेगा। अत्यंत क्या बनेगा, छोटा बनेगा, अत्यंत बनेगा छोटा बनेगा, जहाँ दोनों किरण ये C यहाँ पर है, तो C यहाँ से जब जाएगी तो ये किरण यहाँ पर जाती है प्रतिबिंब, तो यहाँ पर तो ये यहाँ पर छोटा बनेगा, ये किरण ये देखते हैं यहाँ पर बहुत छोटा सा ये बनेगा। तो ये किसके किसके बीच बनेगा, P और F के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो एक फोकस से होकर के पुनः वापस हो गई, और दूसरा किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, और दोनों किरण कहाँ मिल रही है, P और F के बीच में मिल रही है। तो P और F के बीच में बनेगा, और कैसे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। तो ये रहा प्रतिबिंब का बनने का अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों स्थिति को हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है। इसमें भी अवतल दर्पण में छठवा और ये उत्तल दर्पण में ये दूसरे नंबर का, इसको दोनों ज़्यादा एग्जाम में अधिकतर पूछता है, अतः हमें इसे समझ लेना चाहिए और जानना चाहिए। अब ये अवतल दर्पण का उपयोग के विषय में पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण में एक चीज़ जानना है कि अवतल दर्पण में जो किरणें होती है इसको एक बिंदु पर ला देता है। अवतल दर्पण क्या करता है, सभी किरणों को एक बिंदु पर लाता है, और उत्तल दर्पण क्या करता है कि किरणों को बिखेर देता है। ये दोनों को ध्यान देना है, अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर लाता है और उत्तल दर्पण जो है किरणों को बिखेर देता है। तो अब इसे उसी हिसाब से इसका उपयोग क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टार्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट सेविंग दर्पणों के रूप में चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा दंत चिकित्सक जो है सौर भट्टियों तथा सौर भट्टियों में भी सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण देखते हैं कि साइड में जो ड्राइवर जो बैठता है गाड़ी वाले यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में लगाया जाता है। टार्च में देखते हैं कि एक बीम जाता है सीधे, ये सारे किरणों को ले जा करके एक बिंदु पर ये कर देता है, केंद्रित कर देता है। उसके बाद में जो गाड़ी में लाइट लगा रहता है ये भी किससे लगा रहता है, उसके आगे जो लगा रहता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है, ये अवतल दर्पण होता है।
इसके बाद में दंत चिकित्सक जो उपयोग करते हैं अवतल दर्पण से बड़ा चीज देखने के। शेविंग में जो दाढ़ी बनाने वाला होता है वहां भी अवतल दर्पण लगता है, क्योंकि उससे जो होता है चेहरे बड़ा दिखाई देता है। वो बिंदु को क्या करता है, प्रकाश किरण को एक बिंदु पर ला करके रख देता है, जिससे को बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा सौर भट्टियों में होता है, क्योंकि सूर्य के ये सौर भट्टियों में बहुत बड़ा अवतल दर्पण लगा होता है कि सूर्य के किरणों को क्या करता है, वो केंद्रित कर देता है, एक बिंदु पर ला देता है, जिसका उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, ये वाहनों में पार्श्व पृष्ठ यानी साइड जो मिरर लगे रहते हैं, जो गाड़ियों में साइड में लगे रहते हैं, उसमें ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग जो हम लोग देखते हैं कि जो रोड लाइट वगैरह लगे रहते हैं, जो कि दूरी तक वो प्रकाश किरण बिखरा होता है, तो इसका उत्तल दर्पण क्या काम है कि प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, बिखेर देता है। तो इसमें जो लगे रहते हैं, ये लाइट में जो रोड लाइट वगैरह लगा रहता है तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसके अलावा गाड़ियों के वाहन में ये उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि दूर से स्पष्ट सीधा प्रतिबिंब बनता है और दूर तक ये कवर करता है, जिससे बहुत सारी चीज ट्रैफिक जो होती है पीछे से साइड में, उसे चलाने में आराम मिलता है, पीछे का सारा चीज दिखाई उसको समझ में आ जाता है। अब इसके अलावा हम लोग ये समझ लीजिए तीसरा पार्ट था और मुख्य पार्ट था। अब इसके अलावा इसमें कुछ न्यूमेरिकल सवाल होंगे। इसके अलावा अगला वीडियो में इसमें हम लोग इसके विषय में और आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। ये मुख्य चीज था इस पार्ट में, चौथा पार्ट में इसी चैप्टर से और आगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल सवाल, उदाहरण और भी सारा चीज हम लोग या प्रकाश के विषय, लेंस के विषय में, गोली दर्पण के विषय में और सारी बातें को पढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी समझ में आए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ताकि और अच्छी तरीके से हम समझाने का आपको प्रयास करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।